पीताम्बर बंजारे का कुछ मैसेज आया है। ठीक है, आपको रिप्लाई कर रहे हैं ना। चलिए, स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ इतिहास की क्लास है ना। रायपुर कलचुरी हम लोग ने चालू कर लिया था। ठीक है, तो हमने देखा था राय ब्रह्मदेव का, उसका काल था। देखो, थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी कंटिन्यू 3 दिन तक से क्लास नहीं हुई है ना। तो देखो, राय ब्रह्मदेव का देखे थे हमने 1400 से 1420। अब ये राय ब्रह्मदेव कौन था? इसी का जो 2 शिलालेख मिला है, एक रायपुर और एक खल्लारी, वहीं से जितनी भी जानकारी है रायपुर कलचुरी के बारे में हमको प्राप्त होती है। ठीक है, राय ब्रह्मदेव, हरि ब्रह्मदेव राय या ब्रह्मदेव राय, ये सब एक ही हैं। ठीक है, इसके पश्चात हमने देखा कि एक शासक आते हैं, केशव देव। एक शासक का हमको वर्णन मिलता है, केशव देव, और उनका राज्य वर्ष है 1420 से 1438। ठीक है, 1420 से 1438। और इसी समय, बेटा बात नहीं करो, ठीक है, ऐसे डस्टर से मारूंगा फेंक के। ठीक, तो देखो, कनिंघम है ना। कनिंघम कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, पढ़ेंगे जब पुरातात्विक स्थल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो कनिंघम की एक रिपोर्ट है। कनिंघम की क्या है? एक रिपोर्ट है। उसमें क्या बता रहे हैं? ये 16 राजाओं की सूची बताते हैं। ठीक है, 16 राजाओं की सूची बताते हैं। और वो राजा जो सूची है, उसमें पहले जो शासक है उनका नाम क्या है? ये केशव देव है। पहले नंबर में केशव देव है। और ये केशव देव कौन थे, कहाँ से आए थे, किसके संबंधी थे, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। एक काम इन्होंने क्या किया था, जो ब्रह्मदेव ने अपनी राजधानी रायपुर ले आई थी, इसने वापस पुनः कहाँ पे कर दी थी? खल्लारी में कर दी थी। ठीक है, चलिए, यहां तक समझ आया था। मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था कि केशव देव के काल में जो कनिंघम द्वारा जो 16 राजाओं की सूची मिली है, उसमें पूरा 16 राजाओं का आपको नाम भेजना था, बट किसी से नहीं हुआ, किसी ने नहीं भेजा। ठीक है, चलो, उसमें दूसरे नंबर के शासक आएंगे भुवनेश्वर देव। ठीक है, अब ये भुवनेश्वर देव क्या करेंगे? बूढ़ा तालाब के सामने, जहां पे अभी इंडोर स्टेडियम है ना, वहां पे एक किले का निर्माण करवाएंगे। ठीक है, चलो, यहां तक देख लिया था हमने। उसके बाद मैंने सीधा 10वें नंबर के एक शासक के बारे में बताया था। 10वें नंबर में थे जैत सिंह। ठीक है, और फिर 15वें नंबर पे कौन थे? 10वें नंबर पे जो जैत सिंह थे, इन्होंने क्या करवाया था? दूधाधारी मठ। ठीक है, और उसके बाद कौन आएंगे 15वें नंबर में? मैंने क्या बताया था? उमेद सिंह। उमेद सिंह। ठीक है, और इसी उमेद सिंह का दूसरा नाम क्या मिलेगा? मेर सिंह। मेर सिंह। ठीक है, ये जो 16 राजा है ना, आप लोग को नहीं मिला, मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें से जो विशेष है ना, ये केशव देव पहला, दूसरा भुवनेश्वर देव, जैत सिंह, उमेद सिंह, एक आएंगे चामुंडा सिंह। चामुंडा सिंह देव है ना, उनका आपको याद रखना है। इनका जो समय है, जो टाइम पीरियड है ना, वो भी आपको याद रखना है। गुड इवनिंग। ढूंढने की कोशिश की पर मुझे नहीं मिला। ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगा, है ना। यहां तक हुआ। अब देखो, अपन सीधा चलते हैं 16वें नंबर के शासक पे, है ना। तो 16वें नंबर पे शासक आ जाएंगे अमर सिंह देव। ठीक है, अमर सिंह लिखना, अमर सिंह देव नहीं लिखना। और इनका जो राज्य वर्ष था, वो था 1741 से 1750।
ठीक है, 1741 से 1750। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि रायपुर कलचुरी का अंत कैसे हुआ है। ठीक है, यही अंतिम शासक है। क्या है ये? अंतिम शासक है रायपुर कलचुरी के। ठीक है, तो अंतिम शासक रायपुर कलचुरी के भी, और छत्तीसगढ़ में महाकौशल क्षेत्र में जो कलचुरी राजवंश था, रतनपुर को भी अगर मिला लेते, उसके भी अंतिम शासक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनना, रतनपुर और रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक कौन थे? रतनपुर और रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक कौन थे? अगर रघुनाथ सिंह रहे और एकदम बोल्ड अक्षर में भी लिखा रहा है, एकदम हाईलाइट किया जा रहा है, फिर भी रघुनाथ सिंह को नहीं डालना है। किसको डालना है? अमर सिंह को। और रतनपुर कलचुरी का पूछा जाए तो रघुनाथ सिंह को। ठीक है, दो रघुनाथ सिंह हैं, अभी एक और आएगा, लेकिन वो शासक नहीं कहलाएगा, है ना। कई लोग क्या समझते हैं कि वो भी शासक है। ठीक, ये क्या है? हाँ, चलो, अंतिम शासक है। अब इनका जो नाम है, ठीक है, इनका जो नाम है वो कहाँ पे मिलता है? 1735 में। ठीक है, 1735 में एक अभिलेख में मिलता है। ठीक है, 1735 के एक अभिलेख में इनका नाम मिलता है। किनका? अमर सिंह जी का। ठीक है, और ये अंतिम शासक थे। अब कहानी सुनो। देखो, दो चीजें देख लिए, अब इसमें एक चीज देखना कि रतनपुर कलचुरी पे भास्कर पंत ने आक्रमण कब किया था? 1741 में, जब वहां पे रघुनाथ सिंह थे। तो 1741 में जब रतनपुर पर आक्रमण हुआ था, है ना, तो वो आक्रमण सुनियोजित था क्या? नहीं था। वो तो भास्कर पंत जा रहा था और उसको मोहन सिंह ने भड़काया था, क्योंकि मोहन सिंह रायपुर कलचुरी का एक आदमी था जो कि वफादार नहीं था, है ना। उसकी शुरू से जो नज़र थी वो कहाँ पे थी? रतनपुर की गद्दी पे, क्योंकि वो एक उत्तराधिकारी घोषित हो चुका था। उसके बावजूद उसको राजपाट नहीं मिला था। ठीक है, तो जब 1741 में रतनपुर कलचुरी पे आक्रमण हुआ, उस समय रायपुर कलचुरी पे आक्रमण नहीं हुआ था। उस समय क्या था? रायपुर कलचुरी पे आक्रमण नहीं हुआ था। रायपुर जो शाखा था, है ना, यहाँ पे आक्रमण नहीं हुआ था। ठीक है, उसके बाद समय आता है 1950 का, सॉरी 1750 का। 1750, तो 1750 में क्या होगा? रायपुर में आक्रमण होगा। ठीक है, 1750 में होगा, रायपुर कलचुरी पे आक्रमण होगा। और रायपुर कलचुरी वास्तविक में रायपुर कलचुरी है क्या? नहीं है, वो तो खलदारी का कलचुरी है ना। ये मैंने आपको बताया था। अगर घुमा के कभी अगर किसी को मेंस लिखना रहा और अगर पूछा जाए तो इसके लिए बताया था मैंने। ठीक है, तो रायपुर पे आक्रमण हुआ 1750 में। और ये जो है ना, कौन है? अमर सिंह। इन्होंने क्या किया? आक्रमण के समय अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, है ना, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी गत्यारोध के। तो बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो बिना युद्ध के आत्मसमर्पण किया तो क्या हुआ? जितना भी इनका धन था, है ना, जो संपत्ति थी, जो राजपाट था, सारा कुछ इसने क्या कर दिया? भोसला शासक के अधीन, अपने अधिकार से उनको अधिकार दे दिया। ठीक है, तो बिना किसी युद्ध के, बिना किसी मार काट के क्या हो गया? रायपुर कलचुरी भी कहाँ चले गया? मराठों के पास। ठीक है, अब ये कहाँ चले गया? मराठों का आक्रमण हुआ था ना। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो अब इसने आत्मसमर्पण किया था अमर सिंह ने, तो इनकी हत्या कर देंगे क्या? नहीं। तो क्या हुआ था? इसके बदले, आत्मसमर्पण के बदले, है ना, अमर सिंह को राजिम, रायपुर और पाटन, रायपुर, राजिम और पाटन, ये तीनों क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, 3 क्षेत्र दिया गया था। क्यों दिया गया था?
कि तुम वहां से कर वसूली करो, अपना जीवन यापन करो। ठीक है, जो भी तुमको चीज चाहिए बस तुम वहां से जो कर वसूल करोगे वहीं से तुम अपना जीवन चलाओ। ठीक है, और एक चीज और किया गया था, 7,000 रुपया वार्षिक कर, है ना, 7,000 रुपया वार्षिक कर। किसके द्वारा? अमर सिंह द्वारा, मराठों को, है ना। अमर सिंह को नहीं मिलेगा ये, मराठों को। ठीक है, यहां तक समझ आया। 1750 में रायपुर कलचुरी पर आक्रमण हुआ, ठीक है, मराठों का। और मराठों ने, ये अमर सिंह ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। इसके लिए मराठों ने उनको 3 क्षेत्र, रायपुर, राजिम और पाटन का क्षेत्र दे दिया कि वहां से तुम कर वसूली करो, अपना जीवन यापन करो। और इस पर 7,000 वार्षिक कर का एक टकौली लगा दिया। ठीक है, टकौली क्या होता है आगे बताऊंगा। यहां तक ठीक है। चलिए, अब इसके बाद 1753 में मृत्यु हो जाती है। 1753 में मृत्यु हो जाती है किसकी? अमर सिंह की। और मृत्यु के समय मृत्यु अमर सिंह की हुई ना। मृत्यु के समय इसका पुत्र का नाम था शिवराज सिंह। 1753 है ना। इसका पुत्र कौन था? शिवराज सिंह, चौहान नहीं। ठीक है, शिवराज सिंह इसका पुत्र था। और वो कहां पे था? वो तीर्थ यात्रा में था। तीर्थ यात्रा में था। ठीक है, तो मराठों ने क्या किया? जो ये 3 क्षेत्र थे ना, ये जो 3 क्षेत्र थे, मराठों ने क्या किया? जब्त कर लिया। किसने? मराठों ने। यहां तक सबको समझ आया। शिवराज सिंह अपनी पिता की मृत्यु के समय तीर्थ यात्रा पे गया था, मृत्यु के पहले ही चले गया था। ठीक है, तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था। तो मराठों ने क्या देखा? जो 3 क्षेत्र इसको दिए हैं, किसको? अमर सिंह को। अभी इसका पुत्र नहीं है। ठीक है, तो मराठों ने वो तीनों क्षेत्र जब्त कर लिया। ठीक है, अब शिवराज सिंह के पास कुछ नहीं है। अब शिवराज सिंह के पास कुछ नहीं है। तो ये जो शिवराज सिंह है, ये कहां जाता है? ये जो शिवराज सिंह है, ये जाता है 1757 में किसके पास? बिंबाजी भोसला के पास। ठीक है, अब ये बिंबाजी भोसला कौन है? बिंबाजी भोसला के पास जाता है 1757 में। ठीक है, तो बिंबाजी भोसले क्या करते हैं? इनको, शिवराज सिंह को, महासमुंद के पास एक क्षेत्र है बड़गांव, बड़गांव है ना, महासमुंद में है। तो बड़गांव जो क्षेत्र है उसको किसको दे देते हैं? शिवराज सिंह को दे देते हैं। और बड़गांव में प्रत्येक गांव से 1 रुपया, है ना, प्रत्येक गांव से 1 रुपया कर वसूलने का अधिकार। ठीक है, प्रत्येक गांव से 1 रुपया कर वसूलने का अधिकार किसको दे दिया गया? यहां पे शिवराज सिंह को। ठीक है, समझ आया। और क्षेत्र कौन सा है? बड़गांव क्षेत्र है। यहां तक सबको समझ आया कहानी? ठीक, बस एक लास्ट लाइन लिख लो। ये शिवराज सिंह वाली जो व्यवस्था है, हर गांव से 1 रुपया वाला, है ना, तो ये जो व्यवस्था है ये 1822 तक चलती है। कब तक चलती है? 1822 तक यही व्यवस्था कब तक चलती है? 1822 तक। उसके बाद शिवराज का पुत्र क्या नाम है? रघुनाथ सिंह। अब देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, वो जो अंतिम शासक था रघुनाथ सिंह, वो रतनपुर कलचुरी का था, जो बूढ़ा हो चुका था। यहाँ पे जो अंतिम शासक है अमर सिंह है। उसके बाद जो उसके पुत्र हैं उनको बस एक क्षेत्र दिया जा रहा है अपने जीवन यापन के लिए।
ठीक है, तो शिवराज का पुत्र रघुनाथ सिंह। ठीक है, इनको क्या किया, इनको क्या किया गया, जो बड़गांव क्षेत्र से जो एक एक रुपये वाला जो लेता था इसका पिता है ना, उस व्यवस्था को हटा करके इसको क्या किया गया, 3 छोटा छोटा क्षेत्र दे दिया गया। ठीक है, 3 क्षेत्र। कौन कौन सा 3 क्षेत्र था? मुरैना, मुरैना, नांदगांव और भालेसार। मुरैना, नांदगांव और भालेसार। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो देखो 16वें शासक आए जो कि अंतिम शासक है अमर सिंह। ठीक है, 1741 में उनका शासन प्रारंभ होता है, 1750 तक चलेगा। अंतिम शासक है, नाम का उल्लेख कहाँ पे मिल रहा है? 1735 में एक शिलालेख मिला है, उसमें उनके नाम का उल्लेख है। ठीक है, 1741 में जब रतनपुर में आक्रमण हुआ तो भास्कर पंत ने रायपुर कलचुरी पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन जब उसको पता चला कि इसकी एक लाहौरी शाखा है, एक छोटी शाखा है जो कहाँ पे है, खल्लारी में है, जिसकी राजधानी रायपुर है, तो इसने क्या किया, 1750 में यहाँ पे वापस आक्रमण किया। किसने? मराठों ने। ठीक है, और अमर सिंह ने बिना युद्ध किए अपना आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके कारण मराठों ने उनको 3 क्षेत्र, रायपुर, पाटन और राजीव वाला क्षेत्र, वहाँ पे क्या किया, तुम वहाँ से कर वसूलो और अपना जीवन यापन करो। और अमर सिंह के ऊपर 7,000 रुपया प्रति वर्ष एक कर बांध दिया गया, जो अमर सिंह प्रति वर्ष मराठों को देता था 7,000 रुपया। ठीक है, तो 4 साल बाद 1753 में 3 साल के बाद अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। उस समय, मृत्यु के समय, उसका पुत्र शिवराज सिंह कहाँ जा रहता है? तीर्थ यात्रा पे जा रहता है। तो जो मराठे रहते हैं वो इस तीनों क्षेत्रों को भी जब्त कर लेते हैं। अब शिवराज सिंह के पास कुछ नहीं रहता, तो शिवराज सिंह जाता है 1757 में, जब बिंबाजी भोसले आ चुके रहते हैं छत्तीसगढ़, है ना, तो बिंबाजी भोसले क्या करते हैं, उनको माफी स्वरूप महासमुंद का बड़गांव क्षेत्र देते हैं। और बड़गांव क्षेत्र में जितने भी गांव थे, प्रति गांव से 1-1 रुपया तुम इकट्ठा करो, कर लो और अपना जीवन यापन करो। 1822 तक यही व्यवस्था चलती है। फिर शिवराज सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र रघुनाथ सिंह, ठीक है, उसको बड़गांव क्षेत्र वापस लेके 3 क्षेत्र दे देते हैं, मुरैना, नांदगांव और भालेसार, और वो अपना जीवन यापन करता है। यहाँ पे रतनपुर, रायपुर कलचुरी खत्म हो जाता है। साथ में छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा कलचुरी राजवंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, रघुनाथ सिंह रायपुर कलचुरी का अंतिम शासक नहीं था, ना ही शिवराज सिंह था। कौन था? अमर सिंह था। ठीक है, यहाँ तक कहानी सबको समझ आई। जो 750 साल से जो कलचुरी शासन था वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। समाप्त होने की वजह क्या क्या थी ये आप लोग भी बताना। मैंने पूरी कहानी बताई है ना, क्यों भास्कर पंत आक्रमण किया और क्यों जीत गया, क्योंकि विशाल साम्राज्य तो इसका था, ऊपर से रायपुर कलचुरी भी जीत गया। ठीक है, चलिए अब देखो, हाँ एक चीज, रायपुर का नाम मैंने पूछा था तो यशस्वी ने बताया था, ठीक है, और किसी का मैसेज नहीं आया। तो जो रायपुर का नाम है, हमने छत्तीसगढ़ का देख चुका था, रतनपुर का देख लिया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का नाम, तो सतयुग में क्या था? सतयुग में क्या था? कनकपुर। सतयुग में क्या था? कनकपुर, है ना। त्रेता युग में क्या था? त्रेता युग में क्या था? द्वापर युग में क्या था? और अभी कलयुग में क्या है?
ठीक है। तो सतयुग में था कनकपुर, त्रेता में था हटकपुर, ठीक है, और द्वापर में था कंचनपुर, और कलयुग में क्या है, रायपुर। कलयुग वासियों, ठीक है। चलो, तो यहां से अब हेडिंग डालना, देखो बहुत बड़ा राजवंश था कलचुरी राजवंश, है ना। इससे पहले इतने समय तक से पूरे छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे राजवंश का शासन नहीं रहा है, ठीक। इसीलिए अभी तक से हमने किसी की प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, शिक्षा, साहित्य, स्त्रियों की दशा, है ना, ये सारा कुछ हमने नहीं देखा है। तो हम सबसे पहले किस में देखेंगे, कलचुरी राजवंश में, ठीक है। तो यहां से आप लोग हेडिंग डालना, जो भी ऑनलाइन होंगे या फिर जो बाद में वीडियो को देखेंगे, है ना, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। छोटा छोटा रहेगा, डरना नहीं है ना। यहां से बहुत कुछ समझ में आएगा। और क्वेश्चन अब डायरेक्ट अगर शासक से नहीं पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे। और अब जो है एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यही सबसे पूछ रहे हैं, शासक से नहीं पूछ रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, किसके समय में 3 राजधानियां थी, ठीक है, या किसके समय में तुम्बाड़ से राजधानी शिफ्ट हुई थी, या किसके समय में तुम्बाड़ राजधानी नहीं थी, या किसके समय में रतनपुर राजधानी नहीं थी। ये सब अभी नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। अब देखो, कलचुरी आए कहाँ से थे, त्रिपुरी से आए थे, ठीक है, त्रिपुरी से आए थे। यहाँ पे उन्होंने अपना क्या किया, राज्य स्थापित किया। तो जो त्रिपुरी में जो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, वहाँ का जो प्रशासन था, वहाँ पे जो पद था, जो मंत्री का पद था, जो कर्मचारी का पद था, जो अधिकारी का पद था, उनको उन्होंने क्या किया, त्रिपुरी से ला करके कहाँ कर दिया, जब यहाँ पे महाकौशल वाले क्षेत्र में जब उनका राज्य यहाँ पे स्थापित हुआ, रतनपुर कलचुरी, है ना, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था जो की थी वो कहाँ पे ला दी, रतनपुर कलचुरी में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब यहाँ का जो क्षेत्र है वो अलग था, ठीक है, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से थी। यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसे मैच करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की, है ना, महाकौशल की जो स्थानीय आवश्यकता है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की महाकौशल की क्या है, स्थानीय जो आवश्यकताएं हैं, जहाँ पे यहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, है ना, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे क्या की गई, वापस से बनाई गई, ठीक है। और उसका उल्लेख, जितनी भी जानकारी है प्रशासनिक व्यवस्था की, वो कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है, कौन से शासक के काल में, कल्याण साय, कल्याण साय। विष्णुदेव साय कौन है, ठीक है, तो ये कल्याण साय, विष्णुदेव साय, है ना, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, है ना। तो कल्याण साय की जो राजस्व पुस्तिका थी, कल्याण साय की पुस्तिका, कल्याण साय की पुस्तिका थी ना, हमने पढ़ा था, जिसके आधार पर क्या हुआ था, चिश्म ने 18 गढ़ों में छत्तीसगढ़ को विभाजित किया था, ठीक। तो कल्याण साय की पुस्तिका में क्या है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, मैंने बताया था ना, सैन्य बल, प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था,
ठीक है, तो इसकी पुस्तिका में पूरा वर्णन है। तो मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ या फिर जो हम पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, वो किस में है? कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका में। ठीक है, इस समय जो राजा थे प्रजावत्सल हो चुके थे, कल्याणकारी वाली बात करते थे। ठीक है, प्रजा का कल्याण का ही बात करते थे। ठीक है, राजा का पद बहुत सही था, बहुत अच्छा था। ठीक है, प्रजा राजा से खुश रहती थी, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य पहली बार आया था छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया, हर क्षेत्र में विकास को देखा, हर क्षेत्र को प्रभावी बनाया और प्रजा को उस क्षेत्र में सहभागी बनाया। ठीक है, जिससे प्रजा क्या रहे? जागरूक रहे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से सुनो। अभी क्या देखते हैं हम लोग? राज्य होता है। ठीक है, क्या होता है? देखो, जो नोट्स बना रहे हैं, है ना, बीच से नहीं तो बस 2 लाइन बनाना है आपको। ठीक है, एक तरफ लिखा रहेगा पद लिखा रहेगा, सॉरी, एक तरफ लिखा रहेगा प्रमुख लिखा रहेगा। ठीक है, नहीं पहले में प्रमुख नहीं लिखना है आप लोग को, पहले में लिखना है प्रशासनिक इकाई। ठीक है, प्रशासनिक इकाई। और दूसरी तरफ लिखना है प्रमुख। दूसरी ओर क्या लिखना है? प्रमुख। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं तो क्या आता है? राज्य आता है। राज्य आता है। राज्य के नीचे क्या रहता है? राज्य किससे मिलकर के बना रहता है? संभाग से। ठीक है, संभाग से मिलकर के बना रहता है। संभाग किससे मिलकर के बना रहता है? जिलों से। ठीक है, जिले किससे मिलकर के बने रहते हैं? तहसीलों से। ठीक, और तहसील, तहसील किससे मिलकर के बने रहते हैं? खंड से। ठीक है, तो देखो जो राज्य था वो पूरा एक कलचुरी था, कलचुरी राज्य कहलाता था। ठीक है, जो पूरा उनका जो साम्राज्य का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? पूरा एक राज्य कहलाता था। तो हम देखते हैं उस समय संभाग को क्या कहा जाता था? संभाग को कहा जाता था राष्ट्र। राज्य का छोड़ दो, राज्य के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं, राज्य राज्य ही था। ठीक है, संभाग को क्या कहा जाता था? राष्ट्र कहा जाता था। जिलों को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। विषय, सब्जेक्ट। ठीक है, जिलों को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। तहसील को क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। जनपद या देश कहा जाता था। ठीक है, 3 चीजें देख रहे हैं। संभाग को क्या कहा जाता था? राष्ट्र कहा जाता था। विषय जिलों को कहा जाता था। तहसील को जनपद या देश कहा जाता था। और ये जो खंड है ना, इसको कहते थे मंडल। इसको क्या कहते थे? मंडल। ठीक है, अब ये जो राष्ट्र है, एक और क्या लिखे हो? प्रशासनिक इकाई, एक और प्रमुख लिखे हो। ठीक है, तो ये जो प्रमुख है, तो संभाग मतलब राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? संभाग या फिर राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा? राजा होगा। ठीक है, राजा होगा। और जिलों का प्रमुख, जिलों को क्या कहते थे? विषय, तो इसको कहेंगे विषयपति। ठीक है, विषय का प्रमुख विषयपति। देश, जनपद अर्थात तहसील, इसका जो प्रमुख होता था वो होता था महामंडलेश्वर। ठीक है, क्या होता था? महामंडलेश्वर होता था। अब अंत में क्या आ गया? मंडल। तो देश, तहसील या जनपद का प्रमुख तो महामंडलेश्वर हो गया, तो मंडल का प्रमुख क्या होगा? ये होगा मांडलिक। ये क्या होगा? मांडलिक होगा। ठीक है, ये मांडलिक हो गया। अब देखो ये मंडल पे थोड़ा सा ध्यान दो। ये जो मंडल होता था ना, यहाँ से
ठीक। जो मंडल होता था इसमें 1 लाख गांव होते थे। 1 लाख गांव का समूह होता था। 1 लाख गांव का समूह क्या होता था? मंडल होता था। और मंडल का प्रमुख क्या कहलाता था? मांडलिक कहलाता था। ठीक। अब ये मंडल किससे मिलकर के बना रहता था? गढ़ से। गढ़ है ना, गढ़ से मिलकर के क्या बना रहता था? मंडल बना रहता था। अब इस गढ़ में क्या रहता था? 84 गांव होते थे। 84 गांव से मिलकर के क्या बना रहता था? गढ़ बना रहता था। ठीक। और इसीलिए 84 गांव से मिलकर के बने रहते थे, इसलिए इसको कहीं कहीं पे आपको 84 दिखेगा। 84 हिंदी में 84, 84 कहा जाता था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए 84 किसे कहा जाता था, तो 84 गांव से मिलकर के बने हुए गढ़ को कहा जाता था, जो कि मंडल के अधीन होता था। ठीक है, यहां तक देख लिए। मंडल का प्रमुख क्या था? मांडलिक। अब ये जो गढ़ का प्रमुख होगा ये क्या होगा? गढ़ाधिपति। गढ़ाधिपति। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे, गढ़ाधिपति। ठीक है, गढ़ का प्रमुख क्या होगा? गढ़ाधिपति होगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये जो गढ़ाधिपति है इसकी नियुक्ति जो है राजा के द्वारा होती थी। नियुक्ति कौन करता था? देखो, यहां तक की नियुक्ति की बात नहीं होती है कि मांडलिक की नियुक्ति, महामंडलेश्वर, विषयपति की नियुक्ति। विषयपति की नियुक्ति तो राजा ही करेगा। और क्या होता था, ये जो बड़े बड़े जो पद होते थे ना, इसमें राजा के रिश्तेदार ही होते थे। ठीक है, कोई बाहर का बहुत कम रहता था, ज्यादातर राजा के रिश्तेदार ही होते थे। ठीक। तो गढ़ का प्रमुख कौन हो गया? गढ़ाधिपति। नियुक्ति कौन कर रहा है? राजा। अब देखो यहाँ पे नियुक्ति हुई ना, अब यहाँ पे जो गढ़ का प्रमुख होता था ना, ये क्या रहता था? या तो क्षत्रिय रहता था, क्षत्रिय रहता था। ठीक है, या फिर क्या होता था? ब्राह्मण होता था। अभी जो कुछ कुछ पद देखा हमने जब पढ़ रहे थे, शासक, उनके मंत्री, उनके सामंत, उसमें कहीं पे कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई दिखा क्या? वैश्य दिखे और कोई दिखा क्या? नहीं। तो मैक्सिमम क्या रहते थे? ब्राह्मण या क्षत्रिय रहते थे। यहाँ पे गढ़ाधिपति को दीवान भी कहते थे। ठीक है, गढ़ाधिपति को दीवान भी कहते थे। देखो यहीं पे ज्यादा है। मंडल किससे मिलकर के बना रहता था? गढ़ से। और एक गढ़ में 84 गांव, इसीलिए उसको 84 भी कहा जाता था। ठीक है, उसका प्रमुख कौन होता था? गढ़ाधिपति। कहाँ भाग गए सब? छत्तीसगढ़ का नवनियुक्त मुख्यमंत्री है विष्णुदेव। ठीक, चलो, गढ़ाधिपति या दीवान। ठीक। और वो कौन सी जाति के होते थे? कौन से वर्ण के, कौन से वर्ग के? क्षत्रिय होते थे या फिर ब्राह्मण होते थे। ठीक है, चलो। अब ये गढ़ जो है ये मिलकर के बना रहता था बरहो से। बरहो में कितने गांव? 12 गांव। बरहो में कितने गांव रहेंगे? 12 गांव। तरोह रहता तो 13 गांव। ठीक है, बरहो में कितने गांव? 12 गांव। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? बरहो में कितने गांव? 12 गांव। अब ये जो बरहो का प्रमुख है ये होता था दाऊ। बरहो का जो प्रमुख है वो क्या होता था? दाऊ होता था। ठीक। अब ये जो बरहो है ये किससे मिलकर के बना रहता था? ग्राम से। हो गया खत्म। ये किससे बनकर मिलकर के बना रहता था? ग्राम से। और इसका जो प्रमुख है, ध्यान से सुनो, इसी को क्या कहते थे? गौंटिया। इसी को क्या कहते थे? गौंटिया। गांव का प्रमुख कौन होता था? गौंटिया होता था। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे बरहो में क्या है, यही जो बरहो है ना, ये मराठा काल में क्या हो जाएगा? तालुका।
है ना, बताना उस समय। मराठा काल में ये बरहो क्या हो जाएगा, तालुका बन जाएगा, इसका नाम बदल जाएगा। यहाँ तक सबको समझ आया? ये क्या थी, प्रशासनिक इकाई थी। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई है ग्राम। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। हम लोग ने प्रशासनिक इकाई चालू की, ठीक है। कलचुरी की प्रशासनिक इकाई जो त्रिपुरी में थी उसने यहाँ पे लाके रखा उन्होंने, लेकिन यहाँ पे काम नहीं किया वैसा, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र, यहाँ का जलवायु, यहाँ का वातावरण, यहाँ पे लोगों की मांग, यहाँ पे उनकी आवश्यकताएं, है ना, उनका जीवन जीने का जो तरीका है, सांस्कृतिक तरीका, सारी चीज़ें अलग थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रशासनिक इकाई में यहाँ की स्थानीय निवासी, यहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से एक नया प्रशासनिक ढांचा बनाया, और उसका विवरण, उसकी जानकारी मिलती है कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका में। ठीक है, कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका में। यहाँ तक सबको समझ आया? राजा का पद यहाँ पे बहुत ही आदरणीय था, वो प्रजा के हित के बारे में ही सोचते थे। ठीक है, चलिए अब प्रशासनिक इकाई, दो कॉलम बनवाया मैंने, एक तरफ है प्रशासनिक इकाई, एक तरफ है उस प्रशासनिक इकाई का प्रमुख। तो चालू कहाँ से होता है, राज्य, राज्य के अंतर्गत सब रहेंगे। तो राज्य किससे मिल करके बना था, संभाग से, संभाग को उस समय कहते थे राष्ट्र, है ना। उसके बाद जिला, जिला को कहते थे विषय, विषय का प्रमुख विषयपति, राष्ट्र का प्रमुख राजा। उसके बाद हमने देखा तहसील को देश या जनपद, उसका प्रमुख महामंडलेश्वर, वो किससे मिलकर के बना रहता था, खंड, खंड को कहते थे मंडल, उसका भी प्रमुख मंडल मांडलिक, है ना। अब यहाँ से मैंने अच्छे से बताया था मंडल किससे मिलकर के बना रहता था, 1,00,000 गांव के समूह को मंडल कहते थे। ठीक है, अब उसके बाद मंडल गढ़ से मिलकर के बना रहता था, और 84 गांव को, 84 गांव के समूह को गढ़ कहा जाता था, इसीलिए गढ़ का दूसरा नाम है 84। और उसका प्रमुख होता था गढ़ाधिपति या फिर दीवान, और उस पद पर रहते थे ब्राह्मण या क्षत्रिय, नियुक्ति करता था राजा। ठीक है, अब गढ़ जो है वो बरहो से मिलकर के बना रहता था। बरहो नाम से ही पता है, इससे 12 ग्रामों का समूह है, 12 गांवों का समूह क्या है, बरहो है। ठीक है, बरहो का प्रमुख क्या था, दाऊ है। और यही बरहो जब मराठा काल हम पढ़ेंगे तो यही बरहो, इसका नाम बदल जा रहेगा और ये तालुका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया था। अब बरहो किससे मिलकर के बना रहता था, गांव से। बरहो किससे मिलकर के बना रहता था, गांव से। 12 गांव है ना। अब एक गांव को क्या कहते थे, गांव ही कहते थे। अब उसका प्रमुख क्या रहता था, गौटिया। और ये गौटिया का पद जो है ना बहुत आगे तक चलेगा, ऐसा नहीं कि कलचुरी में समाप्त हो जाएगा। तो प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई है गौटिया, सॉरी ग्राम, उसका प्रमुख है गौटिया। और सबसे बड़ी इकाई है क्या, राज्य, उसके बाद है राष्ट्र। ठीक, चलिए अब फटाफट पद का है, पद है, पद का नाम है, इसको लिखते जाना है ना। कोई विशेष कहानी नहीं है, आपको ज्यों का त्यों रटना है इसको। ठीक है, रटना ही है। आप कोई ट्रिक बना के रटो, कैसे भी रटो। और वो जो 16 शासकों की सूची है वो मैं अभी क्लास के बाद तुरंत भेजूंगा, और उसको रट लेना। ठीक है, और कुछ नहीं तो पहले दूसरे नंबर का, ठीक है, 15वें नंबर का, 10वें नंबर का और 16वें नंबर का, और उसमें से एक है चामुंडा सिंह देव, उनका तो रट ही लेना। ठीक है, चलो अब यहां से देखते हैं मंत्रिमंडल। अब ये मंत्रिमंडल होता क्यों था, राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता लिए, राजा की सहायता के लिए। अब ये मंत्रिमंडल को एक और चीज कहा जाता था, अमात्य मंडल।
क्योंकि ये अमात्य का मतलब क्या होता था, ये मंत्री होता था। अमात्य मतलब मंत्री। अगर क्वेश्चन में आए अमात्य मंत्री ना पूछा जाए तो अमात्य का मतलब भी क्या होता है, मंत्री होता है। ठीक है, हम यहाँ पे 5 मंत्रियों के बारे में देखेंगे। छोटा छोटा है नाम, क्या है पद, काम क्या होता था। ठीक, तो सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे हम महामंत्री। क्या देखेंगे, महामंत्री। ठीक है, अभी भी ये पद है ना, जो राजनीतिक पार्टी सरकार में होती है उसका एक महामंत्री होता है, जो नहीं होती है उसका भी एक महामंत्री होता है। ठीक है, तो ये महामंत्री, ये क्या था, सर्व प्रमुख पद था। सर्व प्रमुख पद। और क्या था, राजा का प्रशासनिक सलाहकार। राजा का प्रशासनिक सलाहकार, राइट हैंड समझते हो, ये राइट हैंड था, है ना, ये राइट हैंड। ठीक है, ये राइट हैंड कौन सा था, महामंत्री। ये क्या करता था, राजा को, राज्य को शासन करने के लिए, है ना, सलाह देता था। ठीक है, अब इसको सलाह कहाँ से मिलता था, जितने भी इसके नीचे जो मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, वो इसको सलाह देते थे राज्य में घूम के आकर के कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है। तो उस सलाह के आधार पे राजा जो है निर्णय लेता था। ठीक है, एक ये पद हो गया। ठीक, अब दूसरा है महाप्रतिहार। महाप्रतिहार, ये क्या होता था, संचार प्रमुख, संचार विभाग का प्रमुख। ठीक है, संचार विभाग समझ गए, सूचनाओं को यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने वाला, पहुंचाने का जो कार्य करेगा। और यही क्या होता था, अंगरक्षक होता था राजा का। ठीक है, राजा का क्या होता था, अंगरक्षक। कौन होता था, महाप्रतिहार, महाप्रतिहार। ठीक है, अब ये जो अंगरक्षक था इसका काम क्या होता था, जो राजा से मिलने आते थे ना, तो उनको मिलवाने का। कोई डायरेक्ट राजा से नहीं मिल सकता, पहले ये मिलेगा, ये देखेगा कोई ज़रूरत का काम है, कोई आवश्यक है। ठीक है, वाकई में कोई नीडी व्यक्ति आया है जिसको ज़रूरत है कि हाँ इसका काम केवल राजा ही कर सकता है ना, राजा के निर्णय से ही इसका काम होगा, तब इसको क्या करते थे, पूरी जांच वाच के साथ, ये जो अंगरक्षक है ना, इसीलिए अंगरक्षक कहलाए, ये राजा के पास ले जाते थे। ठीक है, दूसरा कार्य जो था इनका, जो सूचना है या फिर आदेश लिख लो, है ना, आदेश, जो राजा का आदेश है वो किस तक, संबंधित अधिकारी तक। जैसे कि अगर राजा का कोई एक आदेश है और वो क्या है, विदेश विभाग के प्रमुख के लिए है, तो ये क्या करता था, उस आदेश को विदेश विभाग का जो प्रमुख अधिकारी है उसके पास पहुंचाते थे। अगर संचार विभाग अगर यातायात विभाग के हैं तो यह आदेश को यातायात विभाग के अधिकारी तक पहुंचाते थे। समझ गए, जिस भी विभाग के या फिर जिस भी अधिकारी के लिए जो आदेश होता था, उस आदेश को राजा से लेकर के उस अधिकारी तक पहुंचाने का काम इसी संचार विभाग प्रमुख का, महाप्रतिहार का होता था। इसी को राजा का अंगरक्षक कहा जाता है। इसका 2 कार्य था, कोई भी राजा से मिलने आता था तो ये मिलवाता था। ठीक है, और दूसरा राजा के आदेश को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का कार्य करता था। ठीक है, उसके बाद हो गया महाप्रभात्री। तीसरा है महाप्रभात्री। ये क्या था, ये राजस्व विभाग प्रमुख था। राजस्व विभाग प्रमुख, ये क्या करता था, भूमि का माप लेता था, भूमि का माप लेता था, और लगान निर्धारण। किसी को समझ आ रहा है ये कौन है, पटवारी। ठीक है,
महाप्रभात्री राजस्व विभाग का प्रमुख ये क्या करते थे, जो गांव में जिनके पास जितनी भूमि है उनका माप करते थे, मापन करते थे, है ना, और जिसके पास जितना है उसके आधार पर उसका लगान निर्धारित करते थे। जिसके पास 10 एकड़ है तो 10 एकड़ प्रति एकड़ एक कर निर्धारित हुआ रहता था, है ना। उसके आधार पर ये क्या करते थे, लगान का निर्धारण करते थे। कौन? महाप्रभात्री राजस्व विभाग प्रमुख। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, 3 हो गए। चौथा देखेंगे हम, महासंधि विग्रहक। महासंधि विग्रहक, तो महाप्रभात्री मतलब पटवारी, है ना। महासंधि विग्रहक, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है क्या? संधि ठीक है, महासंधि विग्रहक। अब ये कौन थे? सिंपल सा है, विदेश विभाग प्रमुख। अब बताओ, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, है ना, एस जयशंकर। भारत के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर जी, है ना। तो ये क्या थे? जो महासंधि विग्रहक है ये विदेश विभाग प्रमुख या फिर विदेश मंत्री। 4 पढ़ लिए हमने। 5वां है, अब देखो, राज्य है, महामंत्री भी बना लिए जिससे सलाह लेके निर्णय लेते थे। उसके बाद अंगरक्षक भी स्वयं की सुरक्षा के लिए, है ना, और गांव वालों से कर वसूलने के लिए एक पटवारी भी रख लिए, महाप्रभात्री। ठीक, अब एक महासंधि विग्रहक, दूसरे देशों से, है ना, दूसरे राज्यों से संधि करने के लिए, विदेश से बात करने के लिए, है ना, एक क्या रख लिए? महासंधि विग्रहक, विदेश मंत्री रख लिए। अब उसके बाद पूजा पाठ भी करेंगे, राज्य है, पूजा पाठ भी करेंगे ना भाई। रतनपुर इतना मंदिर बनवाया उन्होंने, रतनपुर के कलचुरियों ने, तो ये क्या करेंगे? पूजा पाठ भी करेंगे। तो क्या करेंगे फिर? क्या रखेंगे? महापुरोहित। महापुरोहित। अब ये महापुरोहित जो थे ये क्या रहेंगे? धर्म विभाग के प्रमुख। धर्म विभाग प्रमुख, या फिर लिख सकते हो धर्मगुरु। धर्मगुरु, है ना, धर्म विभाग प्रमुख, या फिर ब्रैकेट में लिख लेना धर्मगुरु। समझ आ रहा है सबको? याद हो रहा है? 5 हो गया। ये क्या है? ये मंत्रिमंडल है। ठीक है, 5, केवल 5 नाम याद रखने हैं आपको। मंत्रिमंडल में केवल 5 नाम। एक यहाँ पे देखना, ये जो महापुरोहित है ना, इनके अधीन एक अधिकारी होते थे। अधीन कौन होता था? एक अधिकारी। महापुरोहित के अधीन एक अधिकारी होता था। अधिकारी का नाम क्या था? धर्मलेखी। धर्मलेखी एक अधिकारी होता था। अब ये धर्मलेखी, देखो, अधिकारी पढ़ाने से पहले ये महापुरोहित के अधीन है करके बता दे रहा है ना। ये जो धर्मलेखी है इसका काम क्या होता था? जो दान पत्र मिलते थे ना, दान पत्र राजा द्वारा जो दिया जाता था ब्राह्मणों को, कोई ग्राम दान में दे दिया तो दान पत्र होता था। अब वो ताम्रपत्र भी हो सकता था, किसी भी चीज में, है ना, चांदी का भी हो सकता था। तो जो दान पत्र है उसका हिसाब किताब, ठीक है, दान पत्रों का हिसाब किताब, ठीक है, कि कौन सा दान पत्र कब दिया गया, कौन से ब्राह्मण को दिया गया, कितना दिया गया, उसमें क्या क्या दान में दिया गया, गाय था, जमीन थी, है ना, कि कोई जंगल था, क्या था, तालाब था, मंदिर था, क्या था। ठीक है, तो जो दान पत्रों का पूरा हिसाब किताब, या फिर यूं कहो लेखा जोखा, ठीक है, वो महापुरोहित के अधीन एक अधिकारी होता था। क्या नाम था उनका? सॉरी, पद का नाम क्या था? धर्मलेखी, है ना। दान पत्रों का हिसाब किताब, ये समझ आ गया। ये था मंत्रिमंडल। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई बढ़िया सा एक बार।
ठीक है। महामंत्री, महाप्रतिहार, महाप्रभात्री पटवारी, महासंधि विग्रहक विदेश मंत्री, महापुरोहित, धर्मगुरु या फिर धार्मिक विभाग प्रमुख, और उनके अधीन एक अधिकारी होता था जो दान पत्रों का लेखा जोखा रखता था। धर्मलेखी उनके पद का नाम था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अभी बहुत सारा है कलचुरी का, 2 क्लास में ख़त्म होगा। ठीक है, और अच्छे से रहे आप लोग, ऑनलाइन रहे, कुछ कुछ मैसेज करते रहे, तो हो सके तो कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं फटाक से। 4 पद हैं जो कि हैं अधिकारीगण। लिखना अब यहाँ से, मंत्रिमंडल हो गया, राजा का मंत्रिमंडल हो गया। अब यहां से लिखना राजा के अधिकारीगण। मंत्री और अधिकारी अलग होते हैं ना, शासन और प्रशासन। ठीक है, शासन और प्रशासन। फटाफट लिखना, 4 बस मिलेंगे, है ना। एक तो धर्मलेखी पढ़ चुके हैं, ये है महाअध्यक्ष। महाअध्यक्ष, ठीक है। प्रशासन में सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? सचिवालय, है ना। तो ये महाअध्यक्ष जो है ये सचिवालय प्रमुख। ठीक है, सचिवालय प्रमुख। हर एक मंत्री का एक सचिव होता है, ठीक है, वही सब चीज देखता है। तो जो सबसे बड़ा मंत्री होगा महाअध्यक्ष, वो क्या होगा? उसका जो सचिव होगा तो सचिवालय प्रमुख। महाअध्यक्ष मतलब सचिवालय प्रमुख। अभी अधिकारी पढ़ रहे हैं किसके? कलचुरीकालीन शासकों के, है ना। उसके बाद दूसरा देखना महाकोटपाल। महाकोटपाल, महाकोटपाल। पहले महाअध्यक्ष देखे, सचिवालय प्रमुख, अब देख रहे हैं महाकोटपाल। महाकोटपाल जो होता था किले की रक्षा का अधिकारी होता था। किले की रक्षा का अधिकारी, किले की रक्षा करने वाला अधिकारी इसी के जिम्मे रहता था। किले की जो रक्षा है, कितने सैनिक कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे धनुष लेके खड़े रहेंगे, कहाँ पे मशाल लेके खड़े रहेंगे, कहाँ पे गोला बारूद, कहाँ पे तीर कमान, ठीक है, ये सब चीज़ की व्यवस्था। दरवाज़ा कैसा रहेगा, ठीक है, नाला कहाँ पे रहेगा, ये सब चीज कौन देखता था? महाकोटपाल। वो क्या था? किले की रक्षा का सर्वोच्च अधिकारी था महाकोटपाल। हमने महाअध्यक्ष देखा, महाकोटपाल देखा। अभी 2 चीज और देखना है, लिखना है यहाँ पे तीसरा गमागमिक। नाम से समझ आ रहा होगा कौन सा पद है ये, गमागमिक। गमागमिक, ठीक है, गमागमिक। गमागमिक क्या होगा ये? यातायात प्रमुख। यातायात प्रमुख, समझ गए। चौथा लिख लेना, पहला महाअध्यक्ष, उसके बाद महाकोटपाल, फिर गमागमिक, उसके बाद है सब महा ही है। उसके बाद लिखना महाभांडगारिक। महाभांडगारिक, महाभांडगारिक, भांडगारिक। क्या समझ आ रहा है? भंडार से रिलेटेड कुछ है तो ये क्या होगा? कोषाध्यक्ष होगा, ठीक है, कोषाध्यक्ष या फिर कोषालय का प्रमुख। ठीक है, कोषाध्यक्ष या फिर कोषालय का प्रमुख कौन हो गया? महाभांडगारिक। ठीक, महाअध्यक्ष सचिवालय प्रमुख हो गया। महाकोटपाल क्या हो गया? किले की रक्षा के लिए सर्वोच्च अधिकारी हो गया। गमागमिक यातायात प्रमुख कौन हो गया? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय प्रमुख, सड़क एवं परिवहन मंत्री। ये गमागमिक कौन है? नितिन गडकरी जी, ठीक है। महाभांडगारिक कोषाध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमन जी, है ना, वही तो है ना, ठीक है। और ये महाकोटपाल किले की रक्षा, रक्षा अधिकारी, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी,
यही तो है, ऐसे ही तो याद करना है, तभी याद रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? आज की क्लास में इतना ही होगा। ठीक है, कल की क्लास कुछ कुछ और पद देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक, है ना, सांस्कृतिक, ये थोड़ा थोड़ा सा है। और ये है कि कल की क्लास में ये खत्म हो जाए, है ना। उसके बाद 2 छोटा छोटा सा राजवंश है, उसके बाद काकतीय राजवंश, फिर मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आधुनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करना, और मैं 16 राजाओं की सूची आपके ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।